प्रीति, यह कोई बात करने का तरीका नहीं है। तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? शिवम, एक मैं हूँ जो पूरे दिन घर के काम करके थक जाती हूँ, और एक तुम्हारी माँ जिनसे एक काम ढंग से नहीं होता। अभी कल ही की बात है, मैं किटी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोल भी गई थी कि रिशु को खाना खिला देना, मगर नहीं, उन्हें तो उनके टीवी सीरियलों से फुर्सत मिले तब ना। मैं जब किटी पार्टी से वापस आई तो मैंने देखा रिशु अब तक भूखा था, इसलिए मुझे देखते ही खाना मांगने लगा। उनसे तो ठीक से रिशु का ध्यान भी नहीं रखा जाता, झुंझलाते हुए बोली प्रीति। शिवम ने तुरंत अपनी माँ उर्मिला जी को आवाज़ लगाई। उर्मिला जी शिवम की बात सुनते ही रसोई से बाहर आई। शिवम बोला, माँ, यह क्या मैं सुन रहा हूँ? कल आपने रिशु को खाना नहीं खिलाया। प्रीति रिशु को आपके भरोसे छोड़कर इसलिए जाती है ताकि आप रिशु का अच्छे से ध्यान रखें। उर्मिला जी बोली। शिवम, जब प्रीति लौटी तब रिशु ने खाना खाए 2 घंटे बीत चुके थे, इसलिए रिशु फिर से भूखा हो गया होगा। मैंने रिशु को पेट भर खाना खिलाया था, मगर बच्चे तो खेल कूद कर वापस भूखे हो जाते हैं, तुम तो जानते ही हो। इसलिए प्रीति को देखते ही वह वापस खाना मांगने लगा। प्रीति बोली, मम्मी जी, रसोई से यह खुशबू क्यों आ रही है? क्या बन रही है आप रसोई में? उर्मिला जी खुशी से बोली, बेटा, आज शिवम की पसंद का आटे का हलवा बनाया है मैंने। पति सुबोध जी के निधन के बाद उर्मिला जी घर की कामवाली बाई बन के रह गई थी। सुबोध जी के राज में उन्हें कभी इतना काम नहीं करना पड़ा था जितना वे बुढ़ापे में कर रही थी। काम ना करती तो क्या करती? बेटा बहू घर की जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाते कहाँ थे? उन दोनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो वे घर देखेंगे। आए दिन अपने बेटे रिशु को छोड़कर प्रीति भी घर से निकल जाती और उर्मिला जी दिन भर घर में चकरघिरनी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती। प्रीति ने जैसे ही आटे के हलवे का नाम सुना, वह गुस्से में उर्मिला जी से बोली, आपको कितनी बार कहा है शिवम को ज़्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया करो। अब यह इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैं इसकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अगर मैं इनकी सेहत की देखभाल ना रखे तो आप ऐसा खाना खिला खिला कर इन्हें मोटा ही कर देंगी, और शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। यहाँ सभी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान है। कोई भी घी तेल वाला खाना नहीं खाता। मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मगर आपके कानों पर तो जूं ही नहीं रेंगती। आपका बेटा कितना फिट है जब से मैंने इनकी सेहत का ध्यान रखना शुरू किया है, वरना आप तो घी तेल खिला खिला कर हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ ही करती थी। पीछे से शिवम भी बोला, माँ, तुम भी ना हद कर देती हो। जब देखो ज़्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और प्रीति ज़्यादातर डाइट कर रहे होते हैं। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? इस बार आखिरी बार कह रहा हूँ। माँ, बचपन की पसंद जिंदगी भर की पसंद बनी रहे, यह ज़रूरी नहीं होता। धीरे धीरे पसंद बदल जाती है। इसलिए आप सिर्फ वही खाना बनाएं जो प्रीति आपसे बनाने कहती है। बेफालतू अपना दिमाग ना लगाएं। उर्मिला जी कुछ ना बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चली गई। यह वही बेटा था जो रसोई में बन रहे आटे के हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था
और कहता था, माँ सबसे पहले मुझे हलवा देना, कहीं हलवा खत्म ना हो जाए। तो उर्मिला जी बड़े प्यार से कहती, हलवा खत्म हो भी गया तो तू क्यों फिक्र करता है, मैं और हलवा बना दूंगी और हलवा बना दूंगी। यह सुनकर शिवम खुश हो जाता। हलवे से शिवम का प्यार कभी छुपा नहीं था, इसलिए उर्मिला जी हर महीने शिवम के लिए हलवा बनाती और शिवम खूब चाव से खाता भी था। मगर शादी के बाद प्रीति ने शिवम पर सारी बंदिशें लगा दी थी। प्रीति कहती, शिवम तुम्हारी तोंद बाहर निकल आई है, खाने में घी तेल मसाला मत खाया करो, और हाँ तुम्हें मेंटेन भी तो रहना है, वरना सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी। देखो मिस्टर गुप्ता और उनकी पत्नी मिसेज गुप्ता सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से खाते हैं, हमें भी डॉक्टर से डाइट चार्ट तैयार करवा लेना चाहिए। और शिवम ने भी दूसरे ही दिन डॉक्टर से परामर्श कर डाइट चार्ट लिखवा दिया। अब उन दोनों का सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से होता था। अब तो साल में एक बार भी शिवम यह हलवा नहीं खाता था। मगर आज रिशु के लिए उर्मिला जी ने हलवा बनाया तो सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना दे ताकि शिवम खा लेगा। वैसे भी इतना सा हलवा खा लेगा तो थोड़े मोटा हो जाएगा। उर्मिला जी पोते रिशु के लिए रोज कुछ ना कुछ वैरायटी वाला खाना बनाती और रिशु को भी दादी के हाथों से बना खाना बहुत पसंद आता था। रिशु जब भी दादी से पूछता कि वह रोज इतना अच्छा अच्छा और इतना घी वाला खाना क्यों बनाती है, उर्मिला मुस्कुराकर कहती, बेटा हमारे ज़माने में तो लोग इतना घी खाते थे तभी तो इतने मजबूत रहते थे। शरीर में घी तो किसी न किसी बहाने थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, तभी तो तंदुरुस्ती रहती है। इतना कहते ही उन्हें भी थोड़े दिन पहले का वाकया याद आ गया। अभी थोड़े दिन पहले ही तो शिवम को चक्कर आ रहे थे। डाइट का खाना मजबूती थोड़े देता है। यही सोचकर उर्मिला जी ने थोड़ा ज़्यादा हलवा बना दिया था। मगर वे कहाँ जानती थी कि हलवे को लेकर उन्हें बहू बेटा इतना सुना देंगे। साल में एक दिन शिवम माँ के हाथ का हलवा थोड़ा चख लेता तो उसका क्या चला जाता। अब ऐसे ही दिन निकालने हैं सोचकर उनकी आंखें भर आई। सुबोध जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी उर्मिला जी। घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था उर्मिला जी से। उर्मिला जी घर के सारे काम करती, फिर भी बहू प्रीति उनसे बिल्कुल खुश ना थी। प्रीति को उर्मिला जी फूटी आंख ना सुहाती। दिन भर रसोई का काम और रिशु को संभालने के बाद भी उर्मिला जी की घर में कोई इज्जत नहीं थी। प्रीति ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी और शिवम वह भी सिर्फ प्रीति की हाँ में हाँ मिलाता। प्रीति दिन भर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती, कभी किटी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करना और कभी बाहर खाना खाने जाना, बस उसके यही शौक थे। जब सारी सहेलियां प्रीति के घर किटी पार्टी करने आती तब भी बेचारी उर्मिला जी ही सारी रसोई संभालती। सारी सहेलियां और प्रीति खूब मज़ा करते और उर्मिला जी उनका तो जैसे कोई वजूद ही ना हो। वैसे भी सुबोध जी जब तक थे तब तक उर्मिला जी का भी मान सम्मान था, मगर जैसे ही सुबोध जी का निधन हुआ वे घर की कामवाली बाई बनकर रह गई थी। से ज़्यादा वक्त रिशु को उर्मिला जी ही संभालती। फिर भी बाहर से आकर प्रीति उर्मिला जी को ताने मारती और शिवम को भी भड़काती। प्रीति को उर्मिला जी की एक आदत ना भाती, वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती ताकि उसे उर्मिला जी का मुंह ना देखना पड़े।
उर्मिला जी बेटे बहू से कुछ बहस नहीं करती थी, क्योंकि वह घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। उन्हें रसोई में ही मन लगा लिया था। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा करके वह रसोई में लग जाती। वे भी व्यस्त रहना चाहती थी, ताकि उनको भी सब सहन करने की शक्ति मिल सके। बेटे बहू जब चाहे कुछ भी ताना मार देते, मगर उर्मिला जी सुनकर अनसुना कर देती, क्योंकि वे जानती थी एक ही घर में रहकर एक दूसरे से वैर क्या रखना। भले ही प्रीति ने उन्हें कभी मां नहीं माना था, मगर उन्होंने प्रीति से कभी झगड़ा नहीं किया, और वे जान चुकी थी जो बेटा ही इतने सालों में अपना ना हो सका तो बहू को क्या कहना। शिवम भी तो अपनी मां पर ही निशाना साधता था। उसे अपनी पत्नी की एक कमी नजर नहीं आती। दिन भर माँ कितना काम करती है, यह ना बेटा को दिखता ना बहू को। उर्मिला जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने की थी। वे प्रीति से बोली, बहू शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाली है। यह सुनते ही प्रीति फिर से गुस्से में बोली, क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाली है? अभी पिछले महीने तो मंगवाई थी। आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिलाकर मार ही डालोगी। और शिवम शिवम बोलकर आवाज़ लगाने लगी। शिवम के आते ही प्रीति बोली, शिवम आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत वेस्ट होता है। कभी घी खत्म तो कभी शक्कर खत्म, पता नहीं कैसे सामान इतना जल्दी खत्म कर देती है। घर में हम 3 लोग तो हैं, सिर्फ रिशु तो अभी छोटा है, मगर आए दिन इनका रोना लगा होता है। रसोई में यह खत्म हो गया, वह खत्म हो गया। शिवम बोला, माँ तुमसे हजारों बार कहा है हम लोगों के खाने में कम शक्कर और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, उस तरह से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आप खाने में ज़्यादा सामान का प्रयोग कर रही हैं। उर्मिला जी बोली, बेटा अगर खाने में तेल घी मसाला होता तो तुम दोनों क्या मुझे दूसरी बार रसोई में खाना बनाने देते? उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे खत्म होता है। प्रीति तो कभी रसोई में आती ही नहीं थी, तो उसे कैसे पता चलता कि सामान कैसे खत्म होता है। और उर्मिला जी तो बेचारी कम तेल मसाले का ही खाना बनाती थी, क्योंकि उन्हें बहू बेटे की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने की शौकीन उर्मिला जी ने तो वर्षों पहले स्वादिष्ट खाना खाया था और एक जमाना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाने खाए। सुबोध जी जब जिंदा थे तरह तरह के पकवान बनाते, कभी चाट, कभी पकौड़ी, कभी रसमलाई तो कभी गाजर का हलवा, और उर्मिला जी को भी बड़े चाव से खिलाते। जब उर्मिला जी कहती, आप मुझे क्यों जिद करके यह सब खिलाते हो, तब सुबोध जी बड़े प्यार से कहते, उर्मिला मेरे साथ खा लो, बाद में पता नहीं बहू तुम्हें यह सब खाने का मौका दे ना दे। उर्मिला जी को वह पल याद आ गए, क्योंकि अब तो बस बेटे बहू की पसंद का ही तो खाना बनता था, और उसमें भी 100 खोट निकाल दी जाती थी। उर्मिला जी खुद भी वह डाइट वाला खाना ही खा लेती थी, क्योंकि प्रीति को तो वैसे भी यही लगता कि सब सामान इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है। और उसमें कहीं उर्मिला जी ने अपने लिए अलग से खाना बना दिया तो प्रीति यही कहेगी कि इन्हें बहुत आदत है तेल घी खाने की। यही सोचकर बेचारी उर्मिला जी अपने लिए अलग खाना नहीं बनाती थी। प्रीति बोली, शिवम अब मुझसे इस बुढ़िया की आदतें और बर्दाश्त नहीं होती। यह तो हमें ज़्यादा मसाले खिला खिलाकर मार ही डालेगी। मैं तो कहती हूँ इनका कहीं
और इंतजाम कर लो। वैसे भी यह घर में करती ही क्या है, एक खाना ही तो बनाती है, इनके बिना भी खाना बन जाएगा। हम एक कुक रख देंगे, कुक तो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और हमें इनके बोरिंग खाने से भी आज़ादी मिल जाएगी। शिवम बोला, हाँ प्रीति, मुझे भी यही लगता है। प्रीति, तुम्हें याद है हमारे घर से दूर उस दिन हमने कार में से जो वृद्धा आश्रम देखा था, वह कैसा रहेगा? प्रीति बोली, आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। वहाँ का नंबर गूगल से निकाल कर इनका फॉर्म भर देते हैं। वैसे भी यह जितना जल्दी जाएगी उतना जल्दी घर में सुकून होगा। उर्मिला जी ने रसोई से जब यह सब सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बहू तो बहू, बेटा भी मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वह सहम गई कि वे अब क्या करेगी। क्या बचे हुए दिन वृद्धा आश्रम में निकालेगी, जिस घर में पहली बार सुबोध जी के साथ कदम रखा था, जो घर प्यार से सुबोध जी ने खरीदा था। उस घर में उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, जिस घर को संवारने सजाने में उन्होंने वर्षों लगा दिए थे, जिस घर में उसके साथ सुबोध जी की यादें जुड़ी हुई है। यहाँ की हर चीज़ उन्हें सुबोध जी का साथ महसूस करवाती है। वह घर वे छोड़कर कैसे जाएगी? वे सुबोध जी की यादों के आशियाने का छोड़कर कैसे रह पाएगी? उर्मिला जी सुबोध जी की तस्वीर को एकटक देखकर रोने लगी कि उन्हें अतीत की बातें याद आ गई, जब सुबोध जी ने बहुत प्यार से यह घर खरीदा था। बड़े खुश थे दोनों पति पत्नी की खुद का एक घर हो गया। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकाले थे दोनों ने, तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी उर्मिला जी। शिवम 5 साल का रहा होगा। सुबोध जी ने घर उर्मिला जी के नाम पर खरीदा था। उर्मिला जी बोली, आपने ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते, मेरे नाम पर क्यों लिया? तब सुबोध जी बोले, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं उर्मिला, क्या पता, और बेटा बहू अगर तुम्हें रहने से मना कर देंगे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा क्या होगा? उर्मिला जी बोली, आप भी क्यों ऐसे सोचते हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? सुबोध जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है उर्मिला, कोई नहीं जानता, इसलिए यह घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूँगा। उर्मिला जी को जैसे ही सारी बातें याद आई, उनमें एक शक्ति आ गई, एक हिम्मत आ गई। जैसे सुबोध जी कह रहे हो, उर्मिला, यह घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यह दोनों होते कौन है तुम्हें वृद्धा आश्रम भेजने वाले? शाम को उर्मिला जी ने सिर्फ अपनी चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। प्रीति दोपहर की नींद के बाद जगी और रसोई में गई तो देखा कि उसकी और शिवम की चाय बनी हुई नहीं है। वह तिलमिलाती हुई बाहर आकर बोली, मेरी चाय कहाँ है? आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रही हैं। उर्मिला जी बोली, बहू, अब से तुम्हारी और शिवम की चाय तुम ही बनाओगी, और चाय ही क्या, खाना भी पूरा तुम ही बनाओगी। वैसे भी मेरे हाथों चाय पत्ती, शक्कर, तेल, घी, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभाल लो। प्रीति बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद यह गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है, तो अभी से ही सही। शिवम भी सब सुन चुका था। वह बोला, माँ, हमने तुम्हारा फॉर्म एक वृद्धा आश्रम में भर दिया है, कल ही तुम अपना सामान पैक कर देना, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। वैसे भी
यह रोज रोज के ड्रामे तो खत्म हो जाएंगे। उर्मिला जी बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, यह रोज रोज के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम पर किया था, चाहे तो तुम कागजात देख सकते हो। इस घर पर पहला हक मेरा है, इसलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से। शिवम और प्रीति सख्ते में आ गए। शिवम दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में आया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें साफ साफ लिखा था यह घर पापा ने माँ के नाम पर खरीदा था। प्रीति भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी। दोनों बाहर आकर उर्मिला जी से माफ़ी मांगने लगे। शिवम अपने बेटे रिशु को माँ के हाथ में देकर बोला, माँ तुम रिशु के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसकी खातिर हमें घर से मत निकालिए। उर्मिला जी का मोम जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वे बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धा आश्रम भेजने वाले थे, कल के दिन भगवान ना करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करे। शिवम, मैं तुम लोगों को आज़ाद करती हूँ। आज जहाँ जाना हो जाओ, जहाँ रहना है रहो, वापस यहाँ अपना मुंह ना दिखाना कभी। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देने या मेरी अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी मैं तुमसे छीनती हूँ आज। उर्मिला जी इतने सालों बेटे बहू की नौकरानी बनकर रह गई थी, मगर फिर भी बेटे बहू ने उनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धा आश्रम तक पहुंचा दी। आज उर्मिला जी इतनी कठोर दिल हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू का मुंह तक देखने का मन नहीं कर रहा था। शिवम और प्रीति को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, देर से ही सही, सभी बुरे कर्मों का हिसाब होता है, इसलिए हमें दूसरों के साथ उतना ही गलत करना चाहिए जितना हम सह सके, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर लगती बहुत ज़ोर से है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।